बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए रास्ते में जाते हुए मैं आपको इससे अपडेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए लोग जा रहे हैं और सवाबी की तरफ मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ रास्ते में रुक के। और मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करवाने का फ़ैसला किया क्योंकि बांग्लादेश में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। इस हवाले से मैंने 2 वीलॉग्स भी किए थे, तफसीलात आपके सामने रखी थी कि एक्चुअली बांग्लादेश में हो क्या रहा है और ये सारी तहरीक खड़ी क्यों हुई और इसकी वजह क्या बनी। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जो मेन खबर है वो दे दूं कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता उल्टा गया। जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए आर्मी चीफ वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दो, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद वो फ़रार हो गई बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से फ़रार होने के बाद हसीना वाजिद एक हेलीकॉप्टर में बैठी और इंडिया में अगरतला का इलाका है वहाँ पे जाके उन्होंने अब तक जो इत्तलात आ रही है वहाँ पे लैंड किया है। अब वो इंडिया पहुँच गई हैं, इंडिया उन्हें प्रोटेक्शन देगा या इंडिया से आगे वो कहीं और जाती हैं, क्योंकि देखें हेलीकॉप्टर तो बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। तो इंडिया से आगे फिर कोई फ़्लाइट उनको लेनी पड़ेगी और उन्हें यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है या कहीं और जाना है, अपने किसी हमायती के पास पहुँचना है। तो फिर हसीना वाजिद साहिबा को निकलना पड़ेगा इंडिया में किसी एयरपोर्ट के ज़रिए से। वो अपने ज़रूरी कागजात और सामान वगैरह लेकर निकल गई हैं। हसीना वाजिद साहिबा के मुस्ताफ़ी होने से पहले के जो बयानात हैं ज़रा उन पे आप गौर कर लीजिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो तलबा हैं ये तलबा नहीं हैं, ये दहशतगर्द हैं और अवाम हमारे साथ मिलकर इन्हें कुचल दें। हसीना वाजिद ने अवाम को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश की, नफ़रत को भड़काने की कोशिश की। वो हुकूमत के अंदर मौजूद है, उन्होंने पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया, जबर और फस्तायत का सहारा लिया, उन्होंने फ़ौज का इस्तेमाल किया और टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को और जदीद हथियारों को वो सड़कों पर लेकर आ गए। मुजाहिरीन के ऊपर बराह रास्त फायरिंग की गई और सैकड़ों लोग गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के अंदर बांग्लादेश में शहीद हो गए। ये सारी सूरत हाल के लिए हसीना वाजिद ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने ना सिर्फ जो तलबा है उन्हें दहशतगर्द करार दिया बल्कि उन्हें गद्दार करार दिया। अच्छा, ये एक सेट पैटर्न है और फार्मूला है जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इवन इस तरह के और बहुत सारे मुल्क हैं, यानी बहुत सारी ऐसी रियासतें, अमेरिका में भी ये होता रहा है, यूरोप के अंदर ऐसा हो जाता है। तो ये एक बड़ा सेट पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि जब भी कोई ताकत खड़ी हो जाए हुकूमत के ख़िलाफ़ या कोई हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए या कोई इनकलाबी तहरीक आ जाए तो फौरी तौर पे वहाँ के सियासतदान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ उन लोगों के लिए वो दहशतगर्द का होता है। वो ये कहते हैं या तो ये गद्दार है और ये दहशतगर्द है। ये 2 टाइटल फ़ौरन दे दिए जाते हैं। सरकारी टेलीविज़न को और सरकारी ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया जाता है। जो मीडिया हाउसेज जिनको ख़रीदा जा सकता है उनको ख़रीदा जाता है। अखबारात के अंदर सुर्खियाँ छापी जाती हैं। ये बड़ा पुराना एक फार्मूला है और ये एक मुल्क के अंदर हुकूमती जंग लड़ने का एक तरीका है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा हो उसे कहा जाए कि ये बागी है, गद्दार है और दहशतगर्द है। बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर 1-2 चीज़ें और भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं यहाँ पे ब्लास्फेमी भी इस्तेमाल की जाती है। क्रिश्चियन जो हैं, जो ईसाई ममालिक हैं, वहाँ पर ये चीज़ें पहले इस्तेमाल की जाती थी। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले वो लोग ये करते थे कि वो अपने मज़हब को भी इस्तेमाल करते थे। हुक्मरान जो है वो अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए मज़हब का सहारा लिया करते थे, लेकिन अब वो सेकुलर हो गए, अब वो ऐसा नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्कों में अभी भी ये होता है। यानी हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़हब का सहारा लिया गया, लंबे अरसे तक उसको यहूदी एजेंट कहा गया और बहुत सारे लोग हैं उनको मज़हब का सहारा लिया गया। फिर कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतें जो है वो सपोर्ट करती हैं, जिनको वो पालती हैं और उनके ज़रिए से वो अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर मज़हब का एक चार्ज लगाते हैं, ब्लास्फेमी के उनके ऊपर मुकदमात बनाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में होता है। तो यहाँ पे जो हसीना वाजिद ने किया, उन्होंने लोगों को कहा जी ये गद्दार हैं, स्टूडेंट्स को, और उन्हें कहा जी कि ये रज़ाकार हैं। अच्छा, रज़ाकार का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि ये एक्चुअली तो पर्शियन का यानी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है रज़ाकार। इसका मतलब तो ये होता है कि मदद करने वाला, हाथ बटाने के लिए जो आ जाते हैं रज़ाकाराना तौर पर, यानी लोगों की मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पे आ जाते हैं, मदद करते हैं लोग, तो मदद करने वाला, हाथ बटाने वाला, इसको रज़ाकार कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में रज़ाकार किसी और को कहते हैं। हुआ ये था कि 1971 में, 70-71 में जब पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो रहा था, बांग्लादेश बन रहा था, उनकी एक आज़ादी की तहरीक थी। हमारे लिए जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारा मुल्क टूट रहा था। तो उस वक्त बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के हामी थे, मुश्तरका पाकिस्तान के हामी थे।
और वो ये कहते थे जी पाकिस्तान इकट्ठा रहना चाहिए, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए अपने मामलात रिजॉल्व करने चाहिए और पाकिस्तान एक साथ इकट्ठा रहेगा तो मजबूत रहेगा। बात भी ठीक थी उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन वो लोग जो ये नुक्ता नज़र रखते थे उन्हें रज़ाकार कहा जाता था, वो रज़ाकार कहलाते थे। तो इसलिए जो बांग्लादेश है वहाँ पे रज़ाकार का लफ्ज़ एक गाली बन गया था। और रज़ाकार का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे रज़ाकार गिरफ्तार भी हुए थे बहुत बड़े पैमाने पे। उनमें से हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उन्हें सज़ाएँ भी हुई थी, बल्कि 2022 तक उनको फांसियाँ लग रही थी। जमात इस्लामी उन लोगों को बहुत ओन करती है। पाकिस्तान के अंदर जो तंजीम है जमात इस्लामी, वो उन रज़ाकारों को बड़ा ओन करती है। तो हसीना वाजिद ने ना सिर्फ इन्हें गद्दार कहा, बागी कहा, इन्हें दहशतगर्द कहा, बल्कि इनको रज़ाकार भी कहा और इनके खिलाफ तमाम नफरत वाले इत्कंडे इस्तेमाल किए और ये कहा कि इनको कुचल देंगे। और कुचलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी को सड़कों के ऊपर वो लेकर आई। लेकिन नौजवान नहीं माने, नौजवान डट गए। और जो कल तक की इतला थी 100 के करीब वहाँ पे लोग जाँ बाक हुए थे, और अब जो इतलात हैं वो सैकड़ों की इतलात आ रही हैं कि एकदम बहुत बुरे हालात हो गए बांग्लादेश में। लेकिन लोग अपने घरों को नहीं गए, तलबा अपने घरों की नहीं गए। ये सारी तारीख जो है वो आप ये समझ लें कि नॉन पॉलिटिकल किस्म की रही है। अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो होती है, देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंडिंग कर रहा होता है, कोई ना कोई चाह रहा होता है कि एहतजाज हो हसीना वाजिद के खिलाफ। लोगों के अपने अपने सियासी अज़ाइम और मकासद होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तहरीक जो है वो खाली पैसों के साथ खड़ी नहीं की जा सकती जिसमें इतनी बड़ी तादाद में तलबा अपनी जानें दे दें। ये मामला उठा था पिछले महीने में। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ कि हुआ ये था कि बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम है कि सरकारी नौकरियों के अंदर 56% हिस्सा जो है वो हुकूमत जिसे चाहती है उन लोगों को दे देती है। मुख्तस किया हुआ है उन्होंने, यानी इसमें 30% वो लोग हैं जो लोग जंग आज़ादी के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था। पहले तो वो लोग थे, फिर वो मर गए, उनके बच्चे, फिर अब कहते हैं जी उनके पोते पोतियों को भी हमने नौकरियां देनी है। तो 30% नौकरियां उनको दे दी, कुछ खवातीन को दे दी, कुछ जो है ख्वाजा सरा उनको दे दी, कुछ माजूरों को दे दी, कुछ और अकलियतों को दे दी, कुछ जो है वहाँ पे पिसे हुए तबकात है उनके लिए कर दी। लेकिन 56% नौकरियाँ मेरिट के खिलाफ चली जाती है। अब तलबा ये कहते हैं कि जनाब ये क्या बात हुई। ये 30-40 तलबा का एक ग्रुप था, इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, एहतजाज किया एक कॉलेज में, पुलिस ने इनको मारा, बाकी कॉलेज भी मैदान में आ गए। और करते करते इतने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश में एहतजाज शुरू हो गया कि पिछले दिनों जो लोग शहीद हुए थे उनकी तादाद 200 से ज़ायद हो गई थी, कि 200 से ज़ायद पिछले महीने में लोग शहीद हो गए थे बांग्लादेश के अंदर दंगों में। फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तलबा के हक़ में दे दिया। जब तलबा के हक़ में फ़ैसला आया तो उसके बाद ये रिलैक्स हो गए। लेकिन हुकूमत ने फिर भी इनके बारे में कार्रवाइयाँ जारी रखी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, तलबा के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था। तो तलबा ने बार बार वार्न किया और 32 तो बच्चे थे जो शहीद हो गए थे। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि 32 या 33 बच्चे थे जो मारे गए थे इन सारे वाक़यात के अंदर, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे बांग्लादेश में। तो उसके बाद अब जो तलबा हैं उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी, आप हमसे बदला ले रहे हैं। और फौरी तौर पे इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और दोबारा तलबा सड़कों पर आ गए। उन्होंने मुतालबा किया जी हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दें, जितने लोग जिम्मेदार हैं वो सारे इस्तीफ़ा दें, जिन्होंने हमारे नौजवानों को कत्ल किया वो इस्तीफ़ा दें, जिन्होंने बच्चों को मारा वो इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें। अब हसीना वाजिद दोबारा से डट गई, इक़्तिदार उन्हें बहुत प्यारा लग रहा था और फ़ौज के साथ मिलकर वो इक़्तिदार में आई हुई थी। यानी बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद को हुकूमत बनाकर दी हुई थी, जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाकर दी हुई है। हालांकि वो वहाँ पे जीत नहीं रही थी। हसीना वाजिद चौथी मरतबा लगातार वज़ीर आज़म बनी है। उनको इस ओहदे से इतना प्यार हो गया कि 2009 से लेकर अब तक वो लगातार वज़ीर आज़म है। और पाकिस्तान के अंदर जो ख्वाब देखे जा रहे थे वो यही देखे जा रहे थे। यानी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब ने इस ख्वाब का तज़किरा भी किया था। जो पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के हुक्मरान सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि फ़िलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह का मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और उसे मुक्तदरा कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उसे एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल मदद और हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। यानी ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत आई है 18-20 सीटों वाले जो हैं, चले 30 लगा लें बहुत ज़्यादा भी, तो इनकी जो हुकूमत आई है इस हुकूमत को 10 साल तक चलाया जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करेगी। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन किया है, उसकी पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी माशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। शुरू में इदारों का अंदाज़ा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वजारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी बल्कि मुस्लिम लीग नून को सारा कुछ दिया जाएगा। लेकिन हुआ यही कि सदर बन गया पीपल्स पार्टी का, जैसे कह रहे थे
सुहेल वड़ाई साहब, इनके बड़े अंदर तक ताल्लुकात हैं, तो वो ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला था कि बांग्लादेश मॉडल पे चलना है, तो बांग्लादेश मॉडल तो हो गया फेल। अब ये पाकिस्तान की हसीना वाजिद को ये सोचना पड़ेगा कि लोगों को गद्दार कह के, लोगों को दहशतगर्द कह के, लोगों के ऊपर बार बार अटैक करना, उनके ऊपर हमला करना, उन्हें गिरफ्तार करना, फस्तायत और जबर के साथ क्या मुल्क को चलाया जा सकेगा। बांग्लादेश में तो ये नहीं हुआ। वहाँ जो वज़ीर आज़म हाउस है उसके बिस्तर के ऊपर नौजवान सो रहे हैं इस वक्त, वहाँ लेटे हुए हैं, हर चीज़ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कल तक जो औरत सबको गद्दार और अपने आप को मुहिब वतन कहती थी, वही मुल्क छोड़ के भागी है और सारे गद्दार मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं और गद्दारों की इस वक्त मुल्क के अंदर कंट्रोल है और हुकूमत है। तो लोग मुहिब वतन होते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में लोग बार बार इसको सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात किसी सूरत भी बांग्लादेश से बेहतर तो नहीं है। हमारी तो मईशत भी बहुत बुरी हालत में है, फस्तायत भी बहुत है यहाँ पे, जुल्म और जबर भी बहुत है यहाँ पे, नाइंसाफ़ी भी बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हर तरफ पेट्रोल बिछा हुआ है। खुदा न खास्ता हमारे हुक्मरानों ने अगर सबक ना सीखा और अगर वो बांग्लादेश मॉडल पे चलने की कोशिश करते रहे तो अंजाम फिर बांग्लादेश जैसा ही है। देखिए वहाँ की वज़ीर आज़म भाग गई, अशरफ गनी याद है आपको, उसके पीछे पब्लिक नहीं खड़ी थी, वो भी ऐसे ही एकदम फ्लाइट लेके भाग गया था। इसी तरह जो है वो हसीना वाजिद भी भाग गई हैं। दुनिया में कई हुक्मरान ऐसे ही अपने मुल्कों से भागे हैं। ये वो हुक्मरान भागते हैं जिनकी अवाम के अंदर किसी किस्म की जड़ें नहीं होती। उन्हें पता होता है कि अवाम उनकी दुश्मन है और वो मुक्तदरा के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ज़बरदस्ती आकर इक़्तिदार में बैठ गए, जैसे नवाज शरीफ आकर बैठ गए, जैसे जरदारी आकर बैठ गए, जैसे शहबाज शरीफ आकर बैठ गए। तो ये ज़बरदस्ती इक़्तिदार के अंदर आकर बैठ गए, जैसे मरीम नवाज़ आकर बैठी हैं। मुझे हसीना वाजिद में और मरीम नवाज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगती हैं और बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान में PMLN के हमायती हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, वो लोग खासे परेशान हैं। वो खासे परेशान है बांग्लादेश की सूरत हाल से, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बांग्लादेश की सूरत हाल के गहरे असरात पाकिस्तान के ऊपर मुरतब होंगे। क्योंकि होता ऐसा, अरब स्प्रिंग आया था तो वो रुका नहीं था, वो फैलता चला गया था। और ये एक अवामी इनकलाब है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। इनकलाब जो होता है ना नाज़रीन, उसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ, वो ये नहीं देखता कि खूनी रिश्ता है, वो ये नहीं देखता कि कौन है, कितना बड़ा है, ओहदा कितना बड़ा है। इनकलाब सिर्फ ये देखता है कि हमें अपना हक़ लेना है। यानी शेख मुजीबुर रहमान जो उनकी आज़ादी के हीरो हैं, जैसे हमारे लिए हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का नाम लिया जाता है। लेकिन उनकी बेटी ने इक़्तिदार की हवस में वो कुछ कर दिया कि आज शेख मुजीबुर रहमान के पुतले के ऊपर लोग जूते बरसा रहे थे और उसके पुतले को तोड़ रहे थे। ये पाकिस्तान में उनकी बेटी ने करके दिया। अगर उनकी बेटी ये सारा कुछ ना करती और इक़्तिदार की हवस में अंधी ना होती तो आज शेख मुजीबुर रहमान की वही इज़्ज़त पूरे बांग्लादेश के अंदर मौजूद होती जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इज़्ज़त पाकिस्तान में मौजूद है। जी नाज़रीन, इस वक्त जो बांग्लादेश है उसकी अब सूरत हाल ये है कि उसका कंट्रोल वहाँ की आर्मी के पास है और एक्चुअली तो नौजवानों के पास है। ये तलबा की एक पूरी तहरीक थी, तो तलबा कितने ताकतवर होते हैं इसका आप अंदाज़ा कर लीजिए। मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त मिलने के लिए आए, तो उस दिन वो सियासत के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है, बैठ के सुनते हैं बाज़ औक़ात बड़ों की बातें। तो मैं सुन रहा था, तो हमें ये जानने का बड़ा शौक़ होता है सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है। तो गालिबन सफदर अंकल उनका नाम था, वो अबू जी से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब को कि रियाज़ खान साहब, जो ताकत है ना असल, वो स्टूडेंट के पास होती है। सबसे ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। कायद-ए-आज़म की ताकत भी स्टूडेंट्स थे और मुझे आज उनकी बात याद आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी दर्जा बर दर्जा फिर बाकी ताकतें होती हैं, सबसे बड़ी ताकत जो है वो तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आसपास स्टूडेंट्स को रखा था। स्टूडेंट्स की वो बड़ी कदर करते थे, उनके बीच में वो जाते आते रहते थे। उन्हें पता था कि ये वो कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश में एक मरतबा फिर ये साबित हुआ कि जो तलबा की ताकत है उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुक्मरानों को उस वक्त से डरना चाहिए जब उन्हें ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़े। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तानी हसीना वाजिद इस बात को समझे कि जो कुछ भी बांग्लादेशी हसीना वाजिद ने किया उसका अंजाम क्या हो रहा है, और ये अंजाम तो फिर सबको भुगतना पड़ता है। जुल्म का कभी भी अंजाम अच्छा नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। इमरान खान साहब का जलसा अटेंड करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, फिर बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।